ओके। दूसरी चीज़ है मेरे पास डीसी सर्किट्स। सही है। और तीसरी चीज़ जो है वो मेरे पास है, अम, अच्छा ये तीसरी चीज़ आनी चाहिए, थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया, इसको आना चाहिए थर्ड पे। सही है। और ये आएगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके। ये हमारे पास जो है ना कुल मिला के ये तीन तीन चैप्टर का मजमुआ मैंने बनाया हुआ है। सही है। पेपर के अंदर तुम्हें यह सिलेबस अगर तुम चेक करोगे तुम्हें ऐसा ना मिले, मे भी सही, मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, यानी अपने हिसाब से बनाने का मतलब ये है कि जो तुम्हें पास पेपर मिलने वाले हैं वो जो तुम्हें मिलेंगे वो इन्हीं तीन पैटर्न पे मिलेंगे। यानी पहले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कंप्लीट करना है, फिर डीसी सर्किट्स पे आएंगे। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग से नहीं है, वो एक छोटी सी क्लास होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मर जाएगा। अदरवाइज इसकी कोई लंबी चौड़ी कोई हिसाब किताब नहीं है। सही है। तो ये है। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, सीन ये है कि अगर तुम इसका पास फेवर के रिस्पेक्ट से इसकी बात करो, यानी औकात जात ये सब चीज़ों की अगर तुम बात करो, सही है, ऐसे अच्छा तो नहीं होता लेकिन हम थोड़ी सी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का पास फेवर के अंदर जो है ना, तकरीबन अगर तुम एमसीक्यू के अंदर बात करो तो तकरीबन 8 to 10 एमसीक्यूज, नहीं, 8 एमसीक्यूज तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है, 8 एमसीक्यूज। सही है। और तुम्हारे पास जो वो है, तुम्हारे पास जो थ्योरी के क्वेश्चन है, तकरीबन जो है ना वो तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन आता है। सही है। 10 to 12 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सही है। जो कि तुम्हारे पास आता है। ओके। हम आदमी खैर तो लेट आ रहे हो। सर नेट मसला जी- हो रहा था। अच्छा भाई, ये कुछ बड़बड़ा के आ रहे हो तुम, मैंने इन लोगों को डांट पीट दिया, तुम देर से आ रहे हो यार, कुछ क्वेश्चन वगैरह करके आ रहे हो। हाँ, रीड एंड राइट में करे, इसमें नहीं, मतलब वो बेस यूनिट के ना, एसआई बेस यूनिट कब कर किए लिए सवाल करे। है, मतलब एक दो तीन चार, या सिर्फ खोल लिया था गलती से, ऐसे पीडीएफ पे क्लिक हो गया था। नहीं, पीडीएफ में नहीं, मेरे पास रीड एंड राइट के पास पेपर है, उसमें सॉल्व किए थे। अच्छा, तो कुछ अंदाजा दो कितने हो गए, ताकि मुझे पता दो कि यार इतना पढ़ के आ रहा है बच्चा। एसआई बेस यूनिट के हो गए ना सारे। हम्म। एसआई रीड बेस एंड राइट। यूनिट का जो टॉपिक है एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज या थ्योरी। एमसीक्यू सारे कर लिए। थ्योरी में अलग अलग टॉपिक नहीं है, वो सब मिक्स है, पूरा हाँ फिजिकल हाँ, वो तो क्वांटिटी। खैर हो गई। जो तो बेस अच्छा। यूनिट वाले थे वो कर लिए। ओके। और ये बताइए कि उसके अंदर कितने अंदाजन क्वेश्चन है, वैसे होते तो ज़्यादा हैं रीड एंड राइट में, बट एमसीक्यू 70 75 है, वो कर लिए है। और अच्छा। लेकिन यार रीड एंड थ्योरी राइट में मसला है कि वो बहुत पुराने नहीं देते हैं, 2016 या 15 से होते हैं शायद उनके, है ना। तो इतने पुराने करने भी क्या है सर, इतना अच्छा। ज्यादा। अरे यार लोग, मेरे में तो कीड़ा है जिंदगी का, मर ही नहीं रहा। 1975 के क्वेश्चन रखे हुए हैं, बस वो तो मैं बना नहीं रहा हूँ उसका। अच्छा खैर। तो चलो खैर, पढ़ करके आ रहे हो तो अच्छी बात है। तो खैर आज अभी वापसी आ जाओ। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का सर सीन ही है। वेक्टर वगैरह भी नहीं करते? अभी नहीं स्केलर कर रहे, अभी वेक्टर और वो अभी जो नहीं नहीं बाकी नहीं, थे। अभी नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट उसके अंदर फोर्सेस के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा। सही है। इलेक्ट्रिसिटी पूरा निपटाना है। सही है। और फिर उसके बाद जो है उस पे आएंगे। अच्छा। तो अब ये हमारे पास हो गया। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बता दी कि भाई जो पेपर के हिसाब से अगर आप इसकी बात करो तो 8 मार्क का तकरीबन एमसीक्यूज आते हैं, 8 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। और जो 10 से 12 मार्क होते हैं वो इसके थ्योरी के होते हैं। सही है। एमसीक्यूज जो होते हैं वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है। सही है। और जो थ्योरी आपके पास होती है उनका डिफिकल्टी लेवल एमसीक्यूज के हिसाब से लाइक लो होता है। सही है। टू मी लाइक 1 स्टार अगर आप दे दो तो भी दैट वुड बी इनफ। सही है। तो ये आपके पास जो है ना डिफिकल्टी लेवल है। सही है। अच्छा इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। सही है। जो कुछ आपने ओ लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही चीज़ है। सही है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐड अप नहीं हुई भी, बट यस थोड़ा बहुत उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ होगा चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई होंगी। सही है। तो हमने वो चीज़ें देखना है, और थोड़ी बहुत डिटेल उन्होंने ऐड अप की हुई है, बस ये चीज़ है। सही है। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से। सही है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सही है।
अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वाला जो पोर्शन है वो रिलेटिवली आसान है। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत रिलेशंस हैं, तो वो रिलेशंस बस तुम्हें उसको जो है ना थोड़ा सा समझना होगा। अदरवाइज जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं वो आसान है, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें, सही है, जैसे कि हमारे पास चार्जेस होते हैं, सही है, इनको हमने समझना है। चार्जेस के बाद हमारे पास होता है करंट, सही है। करंट के बाद हमारे पास होता है वोल्टेज, सही है। और हमारे पास होता है वोल्टेज के बाद हमारे पास आप कह लो कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिर आपके पास आता है रेजिस्टिविटी, सही है, रेजिस्टिविटी, सही है। और आपके पास आता है अच्छा, इसी को जो है ना एक काम ये कर लो, मैं जो हूँ यहाँ पे ये चीज़ ऐड मुझे करनी है वोल्टेज के बजाय, सही है। एक क्वांटिटी यहाँ पे आएगी करंट के साथ, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ओके। ये 3 हो जाएगा, एंड ये 4 हो जाएगा, एंड ये 5 हो जाएगा, एंड ये 6 हो जाएगा, सही। ये आपके पास कहानी है, सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुल 6 क्वांटिटीज हैं, सही है। इन 6 क्वांटिटीज को पहले हमने समझना है इन टर्म ऑफ क्वांटिटीज, मैंने सर्किट नहीं समझाने हैं अभी, ओके। तो तुम में से अगर कोई भी बच्चा इसको सर्किटरी की टर्म में समझ रहा होगा तो प्लीज ऐसा मत करना। अभी मैंने सर्किटरी नहीं समझानी है, जब ये 6 क्वांटिटीज हमने अलग अलग समझनी है, सही है। चार्जेस अलग से समझ रहे होंगे, सही है। फिर चार्जेस को जब फ्लो करवाएंगे तो करंट बन रहा होगा, फिर वो अगर एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करवाएंगे तो नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, सही है। फिर चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है तो वो वोल्टेज बन जाएगा, सही है। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उनको फ्लो करने में जो मुश्किलात होंगी वो रेजिस्टेंस होगी। और अगर कोई भी कंपोनेंट हमारे पास है तो उसके अंदर जो है वो पर यूनिट लेंथ कितनी रेजिस्टेंस आ रही है वो रेजिस्टिविटी होगी, राइट। तो ये इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू है, राइट। फिर इन सब को मिला के हमने जो है ना वो डीसी सर्किट्स के अंदर जाना है, वो इसके बाद आएगा, सही हो गया। तो पहले हमने ये चीज़ करनी है, इसके तुम्हें अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जब तुम वो करके आओगे तो फिर उसके बाद डीसी सर्किट्स आएंगे। वो प्रॉब्ली कल हम जो है इस ये वाली चीज़ को हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं भाई। सो हमारे पास जो है चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, चार्जेस बेसिकली ना हमारे पास किसी भी बॉडी के चार्जेस जो है वो हमारे पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे जिस तरह से मास होता है उस तरह से चार्ज होता है, सही। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम इसकी नहीं करते हैं, बस ये चार्ज है, बस हमें पता होता है कि भाई ये चार्ज हमारे पास किसी भी बॉडी पे स्टोर हो सकता है, सही है। और ये जो है ना एक लाइक वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडीज के अंदर से आता है, सही है। सो दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऑफ द बॉडी, सही है। अच्छा जो चार्जेस होते हैं उनकी बेसिकली आपके पास जो है ना 3 टाइप आपको मिल जाएंगी, सही है। अम, सही है। या चार्जेस जो होते हैं वो आप कह रहे हो किसी भी बॉडी पे जो स्टोर होते हैं वो आपके पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज, सही है। और नेगेटिव चार्ज, सही है, नेगेटिव चार्ज, सही। अच्छा, इनको अगर अच्छे टर्म में कहो, सही, पढ़े लिखे अंदाज में कहो, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज बेसिकली द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल विद द पॉजिटिव चार्जेस और विद द लाइक प्रोटॉन्स, तो आप हम उसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, सही है। तो हमारे पास बस दो केसेस होते हैं, हम मेनली ज्यादा जो डिस्कस कर रहे होंगे वो हमारे पास जो है ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमारे पास बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। ओके, चलो भाई आ जाओ, सही है। अच्छा,
अब ये चार्ज कब डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, ये सारी कहानी हमारे सिलेबस में नहीं है। सही, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो चार्जेस होते हैं उनका एक एक बेसिकली ना, चार्जेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो ये होती है कि चार्ज हमेशा जो एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके पास जो है ना, या आप कह लो कि चार्ज हमेशा कुछ रूल्स के तहत चार्ज चल रहे होते हैं। सही है। एक तो ये चीज़ है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। सही है। दूसरी ये चीज़ है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। सही है। वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, पहले तो चार्जेस की वैल्यू लिख लेते हैं। सही है। अगर तुम्हारे पास कोई भी चार्ज की वैल्यू आएगी तो तुम चार्ज की वैल्यू जो लिखा करोगे वो तुम लिखोगे एलिमेंट्री। एलिमेंट्री चार्ज यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो तुम्हारी बॉडी पे आ सकता है। सही है। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज तुम अपनी बॉडी पे स्टोर कर सकते हो, दैट वुड बी, और दैट वुड हैव द वैल्यू ऑफ 1.6 एक्स, 1.602 होता है बेसिकली। सही, बट हम 1.6 लेते हैं या 1.60 लेते हैं, एक्सपोनेंट -19। ओके। सही हो गया। अच्छा जी। अब अगर तुम चार्ज की बात करोगे भाई, चार्ज का यूनिट क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटी है, तो उसकी भी जरा बात कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। सही है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरी हो जाए। सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज का जो यूनिट होने वाला है हमारे पास, वो यूनिट हमारे पास होगा, चार्ज का जो यूनिट होगा वो हमारे पास है कूलम्स। सही है। तुम्हें पता है कि कूलम्स जो है वो, अगर उसका एसआई बेस यूनिट निकालो तो तुम्हारे पास बन जाएगा एस। राइट। सही है। तो ये जो कूलम्स है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच साइंट पता नहीं कौन, डच साइंटिस्ट है। सही है। बड़ा गंदा सा नाम था, गाली जैसा। सही है। तो मैं सिर्फ कूलम ही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। सही है। तो वो कूलम्स उनका नाम था। सही है। तो वो उन्हीं के नाम पे हमने चार्जेस और वो मतलब जो है ना उनकी बहुत जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनके डेरिवेशंस और उनकी कैलकुलेशन उनके फार्मूला से आ रहे हैं। राइट। तो इसी वजह से हमने जो है ना उनकी मेमोरी के अंदर जो है ना चार्ज के जो यूनिट है उसको कूलम रखा हुआ है। सही है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, और इसका जो बेस यूनिट है वो ए एस है। यानी तुम्हें पता है कि फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। सही है। और इसका फार्मूला फिर ए एस हमारे पास बेस यूनिट बन रहा है। सही, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए। सही। अच्छा। और साथ में जो चार्ज हमारे पास होता है वो हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। सही है। जितनी भी क्वांटिटी, यहाँ पे 6 क्वांटिटीज हैं। इन 6 क्वांटिटी को जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो हर क्वांटिटी के नीचे मैं लिखा करूंगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ओके। सही हो गया। ऑल दो सारी क्वांटिटी स्केलर ही है, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। सही है। सो चार्ज हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सही है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई चार्ज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो भी वेक्टर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है। टीटी। सही है, वो स्केलर ही है। सही है। अच्छा। अब हमारे पास जो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज बोले तो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना छोटा चार्ज स्टोर कर सकते हो तुम, तो वो जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास आती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। सही है। ये इसकी वैल्यू आती है और तुम इसको कह दोगे कूलम्स के अंदर। सही है। कूलम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, यानी जो एक कोई भी बॉडी होगी, उस बॉडी पे जो सबसे छोटा चार्ज तुम स्टोर कर सकते हो, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज तुम स्टोर कर सकते हो, वो उसकी वैल्यू 1.602 एक्सपोनेंट -19 होती है। सही। इससे छोटा चार्ज साइंटिस्ट ने कभी अभी अभी तक डिस्कवर नहीं किया कि बॉडी पे स्टोर हो। राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा। वो एलिमेंट्री चार्ज है। अब अगर वो एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सही, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी। सही। डिपेंडिंग अपॉन कि वो चार्ज गेन हो के आ रहा है, लूज हो के आ रहा है। सही है। तो वो डिपेंड करता है। और फिर कितना लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। सही है। क्योंकि देखो चार्जेस की जो बात जब भी होती है ना, तो एक बॉडी हमेशा चार्ज गेन करती है, दूसरी बॉडी लूज करती है। राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी से तो गेन हो रहा है लेकिन वो गेन होके मतलब कोई दूसरी चीज लूज करने वाली नहीं है। मतलब आसमानों से वही नहीं आ सकती, नाजल नहीं हो सकता कोई, समझ रहे हो, मुसलमानों की चीजें नहीं है ये। तो ये इनका ना थोड़ा सा एलिमेंट्स दिखना पड़ता है हमें कि अगर कहीं से आ रहा है, सही है, तो कोई लेने वाला भी होगा। सही है। या कोई देने वाला भी होगा। सही है? ऐसा हिसाब किताब है। सही है। तो एक बॉडी अगर चार्ज रिलीज कर रही होगी तो उसके ऊपर ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते हैं। सही। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो मूव कर सकते हैं। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है जो दूसरे वाले चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फिर आपको देखने लगेंगे, तो वो चार्ज बॉडी जो होगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जहां पे उठ के जाएंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, राइट? बस ये कॉन्सेप्ट है। सही, तो हम हमें अभी कंसर्न इससे है कि 1.62 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 ये एलिमेंट्री चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, राइट? अब अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ चार्ज है तो वो अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सही, अगर किसी बॉडी के अंदर लैक ऑफ चार्जेस है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब आपके पास जो कुछ रूल्स है हमारे पास, सही है। पहले रूल हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बल्कि चलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे चलने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा काम भी करवा देता हूँ, वो ऊपर करते रहेंगे। सही है। अगर मेरे पास तुम्हें बस ये देखना है मैथ्स तुम लोग की कितनी स्ट्रांग है। अगर मेरे पास ये वैल्यू है चार्ज की, सही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब समझ लो कि कोई भी एक यूनिट, जैसे इंसान है ना, तो जैसे इंसानों के मासेस डिफरेंट होते हैं, राइट? लेकिन मान लो कि दुनिया के अंदर ना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबके मासेस सेम है, सही है। सो उस पे एक बंदे का जो मास है ना वो इस तरह का है, सही, ऐसे समझ सकते हो, राइट? अब तुम 10 बंदे जमा कर दो तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 20 बंदे जमा कर दो मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, राइट? खैर, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर इफ आई वांट टू मेक if I want to make 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, okay, using electron, using electron, सही है। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि how many electrons will be needed in order to make 1 coulomb of charge? 6.02 एक्सपोनेंट 23। 6.02, क्या किया सर? कैलकुलेशन भी तो बता भाई। हाँ, कैलकुलेशन भी तो बताओ यार। ये तो फिक्स है ना। अच्छा, अबे कोई कैलकुलेशन नहीं, ऐसे ही बता दो रट्टा लगा के। ये रट्टा ही लगा है मेरे पास, तुम अच्छा, पढ़ा हुआ है, पहले एक दफा पढ़ा था। ओफो यार बहुत टाइट दिमाग है यार ऐसे तो। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1.602 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, सही है। तो अगर आपको जो है नेगेटिव 19 कूलम बेसिकली, सही है। सो अगर आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाना है, सही, दिस इज कूलम। इफ यू वांट टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी नीडेड? तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास 1/1.602 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 आ जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 6.25 एक्सपोनेंट 18, सही है, इलेक्ट्रॉन्स, सही है। सो अगर किसी भी बॉडी पे आपको इतने, अगर किसी भी बॉडी पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाए तो वो जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रिएट कर लेगा, राइट? क्या ये बात समझ में आती है भाई? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, खैर, आ जाओ, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारे पास एक चीज है। सो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर मेरे पास जो चार्ज है ना, हम हमारा ईमान है फिजिक्स की वजह से कि जो चार्जेस होते हैं ना वो कभी आधे पौने सवा इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करते। चार्जेस पूरे होंगे या नहीं होंगे, सही है। यानी एक होगा, एक के बाद दो होगा, बीच में डेढ़ नहीं होगा, सही, पौने दो नहीं होगा, सवा तीन नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई, अबे चार्जेस की बात करें भाई, कॉर्स की बात थोड़ी कर रहे हैं। कॉर्स तो पार्शियल चार्जेस होते हैं। और तुम्हें कौन बता रहा है कि कॉर्स के बारे में? साला सारी स्क्रिप्ट मेरी पता है, ऐसे तो भंड हो जाएगा भाई। अच्छा जी, ओके। तो अच्छा, सारे तो पढ़ के बैठे हो यार तुम लोग। ओके, खैर, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम ये कहते हैं कि भाई चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यूज, ओके, और डिस्क्रीट अमाउंट,
या डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट अमाउंट, राइट। यानी पूरे पूरे एग्जिस्ट करेंगे, सही है। यानी किसी भी बॉडी पे आप कह सकते हो कि भाई वन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सही है, सही है। किसी बॉडी पे लेट से 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, सही है। किसी बॉडी पे लेट से 52 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, सही है। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, सही है। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी भी बॉडी पे लेट से 74.5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। आप उनको काट नहीं सकते हो, वो पूरे एग्जिस्ट करेंगे, या तो 74 होगा या 73 होगा, 74.5 नहीं हो सकता है, ओके। अच्छा, अब इन्हीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को अगर आप अपने सामने रखो, सही है, और मैं आपको लेट से कुछ वैल्यू दूं, सही है, और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसके अंदर से कौन सी वैल्यू ट्रू है, सही है, तो आप जरा मुझे बताना। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ये आ गया, हाँ जी। लेट से कि मेरे पास जो है ये 4 वैल्यूज हैं, सही है। लेट से 4 एक्सपोनेंट -19 कूलम, सही है। और एक बॉडी है, एक बॉडी है, उसमें मैंने 4 एक्सपोनेंट -19 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर किया, सही। एक बॉडी मैंने उस पर 5 एक्सपोनेंट -19 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर किया, सही। एक बॉडी है, एक और बॉडी है, उसमें मैंने स्टोर कर दिया 6.4 एक्सपोनेंट -19 कूलम ऑफ चार्ज, सही है। और एक बॉडी है मेरे पास, उसमें मैंने स्टोर कर दिया है 9 है, एक सेकेंड मुझे जरा कैलकुलेशन भी करने दो। अच्छा, 1.6 एक्सपोनेंट -18 कूलम ऑफ चार्ज, सही है। अच्छा जी, ये मैंने जो है मेरे पास कुछ बॉडीज थी, मैंने उन बॉडी पे जो है ना ये चार्ज स्टोर कर दिए, सही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है या बॉडीज हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं, ओके। मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया, मैं जस्ट वैल्यूज समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सही है। कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज हो सकती हैं कि जिनके ऊपर जो चार्ज मैंने स्टोर किया है वो चार्ज का जो स्टोरेज है वो पॉसिबल है, सही है। क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज हैं, इनमें से कुछ चार्ज ऐसे हैं कि जो बॉडी पे स्टोर नहीं हो सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टोर हो सकते हैं, राइट। तो अब आप क्या कहोगे, किसी को कोई आइडिया है, कोई बताने वाला है? बस ये इस रूल को अप्लाई करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस, एनीबॉडी? अगर कोई भी नहीं है तो फिर आज हम मिलके करते हैं। मिलके हमने ऐसा करना है कि सारी वैल्यू को उठा के डिवाइड कर दो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, सही है। अच्छा भाई, डिवाइड करने की क्या वजह? डिवाइड करने की वजह ये है कि हमें पता है कि भाई स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, राइट। अब जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हैं, अगर मैं उसको एक स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस इस बॉडी के अंदर पड़े, राइट। तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आने शुरू होंगे वो यहां से तुम्हारे पास आ रहा होगा 4 पॉइंट आई थिंक, नहीं, 2.4 आई थिंक, या 2.5, ऐसे ही आ रहा होगा। कोई है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेटर लेके बैठा है कोई अल्लाह का बंदा? सही है। अच्छा, 5 से अगर आप डिवाइड करोगे सो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग। 1 to 5 दे रहा है मेरे पास, सही है। अच्छा, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 4.0, सही है। और ये मेरे पास आ जाएगा 10, सही हो गया। सो अब इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता ये चला कि भाई ये जो बेसिकली हमें बता रहे हैं ना, ये बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी पे स्टोर है, सही। ये जो चीज हमें बता रही है ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रही है, सही हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था, अच्छा पहले जो इसको समझ लेते हैं, 2.5 का मतलब ये है कि ये वाली बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन हमने स्टोर किए हुए हैं, सही है। या 2.5 चार्ज हमने स्टोर किए हुए हैं, हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, सही। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन हमने स्टोर किए हुए हैं। इसके अंदर 3.125 इलेक्ट्रॉन हमने स्टोर किए हुए हैं, सही। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन स्टोर किए हुए हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर किए हुए हैं, राइट। अब रूल ये था कि
जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, सही है? वो डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच वाले जो भी नंबर होंगे पॉइंट्स के अंदर, यानी चार्ज होंगे, वो हमेशा इंटीजर्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, राइट? चार्ज कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट कैन नॉट बी लाइक इंफ्रैक्शन और इरेशनल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नॉन इंटीजर वैल्यू है, ये भी नॉन इंटीजर वैल्यू है, सो दीज टू वैल्यूज आर नॉट द पॉसिबिलिटीज कि हम इनके इक्विवेलेंट चार्ज को बॉडी के अंदर स्टोर कर पाए, राइट? हाँ, लेकिन ये हो सकता है, ये बॉडी के ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है, और इस वैल्यू का चार्ज बॉडी के ऊपर स्टोर हो सकता है। ओके भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लीज हाँ ना बोले यार। जी सर। जी सर, आ आ गई गई। है, आ गई है, ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट, ओके। सही हो गया, ये बहुत दफा एमसीक्यू के अंदर आता है, ऑल्दो थ्योरी के अंदर नहीं आता, लेकिन ये एमसीक्यू के अंदर ना तुमसे इस तरह की बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, तो तुम्हें बस पता होनी चाहिए। सही है। एक सेकेंड। अरे, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। सही है, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। तो हमने ये बात समझ ली कि भाई हमारे पास चार्ज क्या होते हैं। अच्छा, चार्ज का जो दूसरा एक रूल होता है वो हमारे पास ये है कि भाई जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि बॉडी पे जितने भी चार्ज होंगे सिस्टम के अंदर, एक क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, वो एक फिक्स वैल्यू के अंदर होंगे, राइट? वो ना तो कम हो सकते हैं, ना तो ज्यादा हो सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना तो क्रिएट हो सकते हैं। ओके, जिस तरह से एनर्जी वाला हिसाब किताब था ना, उसी तरह से चार्ज वाले भी हिसाब किताब है। ओके, ना तो वो चार्ज क्रिएट होंगे, ना तो वो चार्ज डिस्ट्रॉय होंगे, ना तो वो क्रिएट, ना तो वो जो है ना, आप कह लो कि बर्न होंगे, क्योंकि हम अक्सर जो है ना, जब चार्ज ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हम फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बट इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं होने वाली है। सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई इन अ क्लोज सिस्टम चार्जेस remain conserved. Okay, they cannot be created or destroyed, but they can be gained or lost और लूज। ओके, तो तुम ये कर सकते हो इनके साथ, सही, ये गेन और लूज हो सकते हैं, यानी दे कैन बी ट्रांसफर्ड, बट ये जो है ना तुम्हारे पास वो नहीं कर सकते। सही है। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है वो ऑल दो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पेपर में नहीं पूछता, बट तुम इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट सिलेबस के अंदर है, और कॉन्सेप्ट इसके एमसीक्यू के अंदर टेस्ट करेगा तुमसे। सही है। यानी अगर तुम लेट से मान लो कि एक एक बैग के अंदर जो है ना तुमने 100 बॉल, कोई भी तुम टेनिस बॉल भर के तुमने उसको ना जमीन के नीचे दफन कर दिया, अब तुमने उसकी जिप लगा दी बैग की, राइट? अब वो क्लोज सिस्टम बन गया। अब वो 100 साल तक अगर बैग जमीन के नीचे पड़ा हुआ है तो वो क्लोज्ड है, राइट? तो जो सिस्टम क्लोज है तो उसके अंदर जो 100 बॉल्स हैं वो उसी तरह से रहेंगी जब तुम जितने भी साल बाद बैग निकालो, राइट? एंड सिमिलर केस है आपके पास चार्ज के अंदर, कि अगर एक क्लोज सिस्टम है तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकता है, बट उन उन सब का जब आप सम अप करोगे तो वो सम अप वही आएगा जो पहले था। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, आ जाओ। ओके, अब हमने ये जो बात की है यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो चार्जेस होते हैं, सही, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात बस याद रखना कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो नहीं कर सकता है। सही है। अ, अच्छा, लेकिन पहले साइंटिस्ट को लगता था कि भाई वही फ्लो करता है। सही, जब तक उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया था तब तक उनको लगता था कि वो फ्लो नहीं करता है चार्ज, राइट? लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया और उनको इलेक्ट्रॉन की सारी खुराफात पता चल गई, तो उनको फिर ये अंदाजा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, सॉरी, पॉजिटिव चार्जेस
यानी प्रोटॉन जिसको आप कह लो वो फ्लो नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अगर वो फ्लो करेंगे तो न्यूक्लियस ब्रेक होना पड़ेगा, न्यूक्लियस को ब्रेक होना पड़ेगा, सही है। तो और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चूंकि वो शेल्स के अंदर होते हैं, सो दे कैन बी इजीली लॉस्ट और दे कैन बी इजीली डिलोकलाइज्ड, और उसकी वजह से जो है ना वो फ्लो करने लगते हैं, सही। सो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं वो आपके पास फ्लो करते हैं, सही है, सो दे कैन फ्लो, राइट। यहाँ तक हमारे पास जो है ना ये इसकी चार्जेस की कुछ जो है ना वो कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, सही है। अब यहाँ तक चार्जेस की हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई, सही है। अब चार्जेस के बाद हमारे पास आता है करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, सही है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला, एक क्वांटिटी हमारी हो गई पूरी, एक क्वांटिटी मिटा दी हमने। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज आना, बोलो, कुछ तो बोले यार, कुछ रिएक्शन तो दो। नहीं है सर। ओके ओके बढ़िया, आ जाओ, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल करंट, सही है, इलेक्ट्रिकल सर करंट, ये ओके। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन कुछ याद करना है ना कुछ। नहीं नहीं नहीं, याद नहीं करना, याद नहीं करना। इसका कॉन्सेप्ट बस सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक उसने कभी भी नहीं पूछा, राइट। ना कोई डेफिने ना कोई सिलेबस के अंदर उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया है कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यस इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कुछ एमसीक्यूज के अंदर वो आपको टेस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको बस सिर्फ समझ लो, आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, सही है। कि चार्जेस जो है ना वो अगर किसी भी फिक्स किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर है तो वो कहीं जाएंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे, बस ये इतना इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं ऐसे लिख दिया ताकि अगर आपको इन फ्यूचर गो थ्रू करना हो तो आपके पास गो थ्रू करने के लिए हो, सही है। अच्छा जी। अब आपके पास जो है जो इलेक्ट्रिकल करंट है, सही है, उसको भी जरा समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट का क्या सीन है। सो इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर, अच्छा बाय द वे याद रखना कि जो करंट होता है ना ये जस्ट डिस्टरबेंस ऑफ अ मीडियम कह रहे होते हैं, सही है। करंट जो होता है दैट जस्ट द डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम, सही है, ऑफ मीडियम, सही है। अच्छा अब इलेक्ट्रिकल करंट हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मीडियम है वो बेसिकली फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब हम उसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी ऐसी चीज अप्लाई कर रहे हैं तो कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि भाई डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, राइट। तो इलेक्ट्रिकल करंट हम इस वजह से कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा पहले हमने चार्जेस की बात की, राइट। अब उन्हीं चार्जेस को अगर आप मूव करा दोगे तो वो करंट बन जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। सो जो करंट की जो डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है। करंट जो होता है, करंट आपके पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सही है। अब फड्डा याद है कि पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाए, नेगेटिव चार्ज को फ्लो करवाए, सही है। तुम्हें बता दिए कि भाई नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक्चुअल में फ्लो कर रहा होता है, सही है। सो मतलब जो हमारे पास अगर अगर तो फ्लो हमारे पास होगा नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज, सही है, तो उसको हम कह रहे होते हैं मॉडर्न करंट, सही है। या इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट, मॉडर्न करंट, सही है। या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, या फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो, सही। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास आती है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, सही है। अभी मैंने बताया करता नहीं है तो फिर करेगा क्या, मतलब ये है कि पहले साइंटिस्ट को लगता था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है, राइट। तो अगर हम साइंटिस्ट के वो पुराने वाले नजरिए को सामने रखें तो उस नजरिए के हिसाब से अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो हम उसको ये इसको हमने नाम दिया क्योंकि कन्वेंशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक जस्ट कन्वेंशन बनी पुराने जमाने की, तो हम इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ओके। तो दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, ओके, कन्वेंशनल करंट, सही है। अच्छा जब याद रखना कि जब आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हो, सही है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम है, सही है। एटलीस्ट आपके सिलेबस में सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। सॉल्यूशन के हिसाब से
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का फ्लो जो है वो दोनों एक ही मायने रखते हैं, उसका कोई फर्क नहीं, राइट। बट एज फार एज द द कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, तो आपको उसमें फिर नेगेटिव चार्ज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मतलब आपको जो है ना, अगर उसने एक सर्किट बना के दिया है, आपसे बोले कि भाई करंट की डायरेक्शन बता दो, तो आप नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बताओगे, अनटिल और अनलेस उसने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से बताओ, सही। वरना वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देता है कि किस चीज को कंसिडर करना है, राइट। सो कैलकुलेशन के अंदर आप दोनों में से किसी भी एक को लोगे, किसी भी एक की डायरेक्शन लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यस, अगर आप थ्योरी के अंदर बात करें, तो थ्योरी के अंदर यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज, सही। और आपको उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो को बताना होगा, या उसको कंसिडर करना पड़ेगा, सही। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर आप बैटरी कंसिडर करो, एक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बैटरी का सिंबल, सो अगर तुम्हारे पास बैटरी है एक, सही है, सो बैटरी का अगर टर्मिनल है, सही है, ये अगर बना दिए, सही है, और इसी को जो है एक ले जाते हैं वहां पे, ये आ गई इधर, सही है। तो अगर कन्वेंशनल करंट होगा तो बस उसकी डायरेक्शन यूं होगी, सही है, सही है। और यहाँ से वो यूं जा रहा होगा, सही। ये कन्वेंशनल करंट है, सही है। इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, सही। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपके पास होगा यूं, सही। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो, सही। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, सही है। ये बस ये कॉन्सेप्ट है, सही। तो कैलकुलेशन वाइज दोनों सेम रहेंगे, हाँ। थ्योरी के अंदर जो है यू हैव टू कंसीडर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अच्छा जनाब, चलो ये बात हमारे पास कंप्लीट हो गई, चार्जेस वाली हमारे पास कंप्लीट हो गई बात, कि भाई हमने ये चीज देख ली कि भाई चार्जेस का क्या सीन है, करंट का क्या सीन है, वो भी देख लिया, सही है। अच्छा जी, अब एक और चीज इसके अंदर कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज रह गई, उनको भी जरा जल्दी से निपटा लेते हैं। फॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, फॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास का यूनिट आते हैं। यूनिट तुम्हें पता है इसका एम्पेयर है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ये है, स्मॉल स्मॉल है, दोबारा सिंपल कर। बता देंगे, क्या चीज समझ भाई? नहीं आया कन्वेंशनल करंट वाला, दोबारा बता दे, समझ क्या चीज में नहीं समझ में आ रही? नहीं। कन्वेंशनल क्या हुआ, ये समझ गया। देखो सीन ये है कि पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअली में फ्लो करते हैं, सही है। तो उसके हिसाब से उन्होंने फिर से कुछ रूल बना दिया, कुछ चीजें बना दी, राइट। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और फर्दर जब स्टडीज हुई, तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्चुअल में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर रहे, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, सही है, ओके। पहली ये बात हो गई। तो अब हमारे पास दो टाइप की चीजें आ गई, एक तो वो कन्वेंशन जो कि साइंटिस्ट को लगता था, सही है, और एक एक्चुअल रियलिटी के जो हो रहा है या हो रहा था अब तक हो रहा है, राइट। सो द एक्चुअलिटी और द रियलिटी इज द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, ओके। एंड जो उनको लगता था, जो कन्वेंशन थी, वो आपके पास फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, राइट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सही। ये एक छोटी सी समझ लो स्टोरी है, सही है। हाँ, बस इस चीज का आपको याद रखना होगा, या इस फर्क के साथ याद रखना होगा, कि जब आप कैलकुलेशन या सर्किट की कोई चीजें कंसिडर कर रहे होगे, सो उसके अंदर इसकी कोई, आप ये कंसिडर करो वो कंसिडर करो, डजेंट मैटर, राइट। कैलकुलेशन के अंदर बोथ डजेंट क्रिएट एनी डिफरेंस, ओके। लेकिन थ्योरी के अंदर जो है वो आपको सिर्फ इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, सही है। सो कंसिडर वाइल डूइंग थ्योरी, ओके। तो थ्योरी के अंदर आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, बट इसके अलावा कैलकुलेशन के अंदर बोथ आर एक्सेप्टेबल, ओके, सही है। सो इन सर्किट एनालिसिस बोथ आर एक्सेप्टेबल, सही है, सही है। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, खैर। तो हमने यूनिट देख लिया, सही है, कि हमारे पास जो है ना ये यूनिट इसका एम्पियर है। खैर भाई, समझ में आ गया, हमारा समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं भाई?
जी सर। ओके। जी सर आ गया। ओके ओके। चलो, अब यूनिट हमारे पास है इसका एम्पियर, सही है। और इसका जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आपको पता है। और स्केलर के साथ साथ बेस क्वांटिटी भी है, सही है, क्योंकि ऐसा ही बेस यूनिट के अंदर आता है, ऐसा ही बेस क्वांटिटी के अंदर आता है, सही। सो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सही है। अच्छा, अब आप जो है वो इसको अगर रिलेट करना चाहो चार्ज को करंट को, और चार्ज और करंट को अगर आप रिलेट करना चाहो तो आपके पास जो फॉर्मूला भी बन जाता है। वो आपके पास बनता है Q या I इज इक्वल्स टू Q/T, सही है। इस तरह से कह रहे हो, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, सही हो गया। और I आपके पास करंट है, Q आपके पास चार्ज है, और T आपके पास टाइम है, सही। ये आपके पास हो गया, सही, ये आपके पास हो गया चार्ज। ओके। अच्छा जनाब, अब बस इसका ध्यान में रखना कि दिस टाइम शुड बी इन सेकंड, सही है। या चार्ज कूलम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, अगर आपको करंट जो है वो एम्पेयर के अंदर निकालना है, सही है। ये यहाँ तक बात हो गई। अब आ जाओ। अगर लेट्स से ये दूसरी क्वांटिटी हमारे पे तकरीबन मुकम्मल होने लगी, एक छोटी सी चीज देता हूँ फिर उसके बाद आगे चलेंगे, सही है। अब लेट्स से कि भाई अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है कि भाई एक वायर है, सही है, उसके अंदर से जो है करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का, सही है। सही है, मेरे पास करंट है 5 एम्पेयर का, ये करंट दे दूं? चलो करंट दे देते हैं 5, या चलो करंट निकलवा लेते हैं तुम लोग से। करंट मुझे नहीं पता है, सही है। चार्जेस मुझे पता है, सही है। 8 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम का चार्ज है उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, सही है। इन द टाइम ऑफ, लेट्स से इन द टाइम ऑफ 8, नहीं, 6 मिली सेकेंड, सही है। तो मुझे जो है ना ये निकाल दो कि इसका करंट कितना आएगा। द वैल्यू ऑफ करंट, पहला काम, सही है। और दूसरा काम कि अगर इसमें इतने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, सही है, तो हाउ मेनी और हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड, राइट। क्योंकि चार्ज हमारे पास 8 माइक्रो कूलम है, तो आपके पास एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास कर होंगे, सही। ये आपने बताना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी नीडेड। हाँ जी भाई। करंट तो वैसे तुम लोग का आ गया होगा, सबके स्ट्रेट अवे आ गया होगा, सही है। करंट के लिए तुमने जस्ट Q = IT किया होगा, फॉर्मूला को बस रीअरेंज करना है। ओके, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 8। अच्छा, माइक्रो कूलम है, सो एक्सपोनेंट -6 कर दोगे, सही है। टाइम जो है वो 6 मिली कूलम है, एक्सपोनेंट -3 कर दोगे, सही हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सही है। जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, सही है। सो कितना करंट आ रहा है भाई? कुछ थाउजेंड्स के अंदर आ रहा होगा। थाउजेंड्स भी नहीं, बल्कि 6, -6 छोटा है ना। तो मेरे पास जो करंट आ रहा है 1.33 एक्सपोनेंट -3, सही, ये मेरे पास आ रहा है, ओके। अच्छा जी, दूसरी जो चीज है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो तो उसके अंदर फिर आप क्या कर रहे होगे, उसके अंदर आपके पास आ जाएगा। अब आपको बताया कि भाई 1 कूलम के अंदर 6.25 इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सपोनेंट 18 अभी हमने निकाला, सही है। सो इतने इतने एम्पियर का करंट है, सही, ये बेसिकली करंट इतने एम्पियर का, सही। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चार्ज को भी ले सकते हो, सही है। आपको बताया कि भाई 1 कूलम के अंदर, सही, 1 कूलम के अंदर 6.25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सपोनेंट -8, एक्सपोनेंट 18 भी लगाओगे, सही है। सो 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो अब आपके पास चार्ज कितना है? 8 माइक्रो कूलम, 8 एक्सपोनेंट -6 वो है माइक्रो कूलम, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि भाई सॉल्व होता ही नहीं होता।
अच्छा, एक तो तरीके है, दूसरा आप एक्सपोनेंट -19 की वैल्यू ले लो, सही है। आपको पता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये दूसरे तरीके में यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है, कूलम, सही है। सो हाउ मेनी ऑफ देम will be required in order to make 8 microcoulomb of electron, सही है। How many of them will be required? Anybody? सॉल्व कर लो, क्या बनता है? 8 एक्सपोनेंट -6 divided by 1.6 exponent -19. So I am getting the value of x as 5 exponent 13. Okay, Mike, sorry. ये मैंने जो निकाला है वो मेरे पास निकाला है इलेक्ट्रॉन, सही है। सो मुझे बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू मेक, और इन ऑर्डर टू फ्लो दिस मच अमाउंट ऑफ करंट और दिस अमाउंट ऑफ चार्जेस थ्रू थ्रू अ वायर। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो रही है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। परफेक्ट। अब यहाँ तक हमारे पास दूसरी क्वांटिटी मुकम्मल हो गई, सही है। अब यहाँ से हमारे पास आती है तीसरी क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज करिए। सही हो गया, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, सही। मैं इसको भी नहीं पढ़ा रहा, मेरी एक और क्लास है, 1 घंटा तुम लोग को मैंने तंग कर दिया है, सही। तो इसको तुम लोग को और कल तंग करेंगे, चार चार क्वांटिटी बच्ची, कोशिश मेरी होगी कि कल चारों क्वांटिटी कंप्लीट हो जाए, सही है। और फिर इसको जो है ना क्वेश्चन वगैरह करवा के फिर आगे चलेंगे, सही है। चलो, अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब देखो भाई, जो क्वेश्चन नहीं करके आ रहा है, अयान भाई प्लीज देख ले कुछ, 20 क्वेश्चन कर लियो यार एंड से, ये 20 आसान है, आसान से हो जाएंगे, सही। एंड से बस 20 क्वेश्चन ट्राई कर लियो भाई, सही है ना? जी सर, एक सेकंड, आप वो जो लास्ट में क्वेश्चन किया था वो दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा देते हैं। ये देखिए, तो ओके, ये आ गया। जी सर सही है, बस स्क्रीनशॉट लेनी थी। थैंक यू। ओके, चलो, बस वेंट करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है हम लोग से, सही है। चलें। ओके सर। ओके, अल्लाह टेक हाफिज। केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।